पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उनके द्वारा रचित एक संस्मरण काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना। यहाँ पर जीजी के तर्क और लेखक के वितर्क को दर्शाया गया है और लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया जो संस्मरण है, ये पुरानी परंपरा को भी इस संस्मरण में पुरानी परंपरा को भी दर्शाया गया है और जिसको बताने के लिए लेखक ने एक इंद्रसेना या मेंढक मंडली को माध्यम बनाया है। लेखक ने अपने बचपन के दिनों को इस पाठ में दर्शाया है। लेखक की एक जीजी होती है, उनके आपस में विचार और ख्यालात नहीं मिलते। जीजी पुराने विचारों वाली है, अंधविश्वासी है और धर्मवीर भारती जी आज के वैज्ञानिक युग में जीने वाले। धर्मवीर जी ने अपनी कहानी को शुरू से ही अपने बचपन के समय से किया है। कहानी शुरू अपने बचपन के समय से की है, जब बरसात के दिनों में सब जगह बरसात होती है और उनके गांव में बरसात नहीं होती, तो गांव में किस तरीके से बरसात को बुलाया जाता है ये बताते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर मचाते हुए कीचड़ में लौटते हुए और गलियों में घूमते हैं। ये कौन होते हैं? सिर्फ 10 या 12 वर्ष की आयु के लड़के, जो शरीर में जांघिया या लंगोटी मात्र पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां और लड़कियां अपने छज्जों में ऊपर छतों में से झांकने लगती हैं, खिड़कियों से देखने लगती हैं और इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली के नाम से पुकारा जाता है। ये मंडली जो है जाती और लोगों के घर के आगे पुकार लगाती, काले मेघा पानी दे, गगरी पोटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब भी यह मंडली किसी के घर के सामने रुकती और पानी की पुकार लगाती, तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, कीचड़ में लथपथ हो जाते और बहुत समय होता जब यह कीचड़ में वो तो लथपथ हो जाते, लेकिन यह बहुत समय होता था जब लोग गर्मी में भूनकर त्राई त्राई कर रहे थे, कुएं सूख रहे थे, नलों में पानी नहीं आ रहा था, खेतों में की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगी थी और लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पक्षी पानी की कमी से मर रहे थे, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ऐसे में इन मेंढक मंडली द्वारा पानी मांगना जब सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे, इंद्र देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तो इंद्र सेना जो मेंढक मंडली के नाम से है, अंतिम उपाय के तौर पर अपने घर से निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। ये तो हो गया मेंढक मंडली, जो कि इंद्र सेना कहलाती थी और पानी मांगती थी। अब लेखक का यहाँ पर थोड़ा सा नज़रिया बिल्कुल अलग था। लेखक को यह नहीं समझ आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठे किए पानी को इन पर क्यों बर्बाद करते हैं, इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? लोगों का इतनी मुश्किल से एकत्र किया हुआ पानी क्यों बर्बाद करवाते हैं? अब यहाँ पर लेखक को लगने लगता है कि इस तरीके से अंधविश्वासों से पानी की कितनी ज़्यादा बर्बादी होती है और अब यहाँ लेखक को लगने लगता है कि शायद ऐसे ही पाखंडों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए थे, उनके गुलाम बन गए थे और वो हम पर जो है राज्य करते रहते थे और हमें लूट कर चले गए। तो वह यह कारण बताते हैं।
वैसे तो लेखक स्वयं मेंढक मंडली के जो बच्चे थे उन्हीं की उम्र का था। वह आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। उसमें समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी, लेकिन सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों में वह लेखक भारती जी के हाथों से वो पूरा करवाती थी और भारती जी को ही इन कामों में आगे रखती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक से पुण्य मिलने के नाम पर करवाया करती थी, ताकि वो चाहती थी कि धर्म जितने भी मैं काम करवा रही हूँ, चाहे वो तीज त्योहार हो, गोबर और दिवाली में गोबर और सतिया बनाने का कार्य, जन्माष्टमी के रोज झांकी सजाने का कार्य, छठ पूजा में रंगीन कुलियों की पूजा करना, किसी में भुना मटर भरना, किसी में भुना चना भरना, ये सारे काम जो है जीजी लेखक के हाथ से कराती थी, ताकि लेखक को ही सारे पुण्य प्राप्त हों। अब क्या हुआ कि जब मेंढक मंडली बाहर पानी मांगने आई, तो जीजी चाहती थी कि इंद्रसेना पर पानी भी मैं ही फेंकूं, यानी भारती जी फेंके। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों से, डगमगाते पांवों से इंद्रसेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा और उनसे बात तक नहीं की और जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक वो गुस्सा नहीं रहा गया और पास आकर गोद में सिर लेके बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। जीजी फिर बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है ना, पर यह बर्बादी नहीं है। अब क्या है कि तू जो बर्बादी समझ रहा है, ये पानी का अर्घ्य है। जैसे हम किसी को थोड़ा सा देते हैं, बदले में हमें ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ वो समझाती हैं, दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वो त्याग नहीं होता। त्याग तो वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ आप किसी जन कल्याण के लिए अगर उसे दे देते हो, त्याग तो उसको कहा जाता है। अब जीजी अपने तर्क जो हैं वो समझाती जा रही थी। अब वो कह रहे हैं कि जब जीजी मुझे तर्क दे रही हैं, कुछ फिर धीरे धीरे मठरी मेरे मुंह में डालती जा रही हैं, मुझे समझाती जा रही हैं, तो मैंने उनको यही बोला, फल वल कुछ नहीं मिलता, ये सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा रहा। अब जब जीजी फिर अपनी बात समझाने लगी कि तू बहुत पढ़ लिख गया है, वह अभी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूं का जो दाना होता है ना, उसको बीज के रूप में बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी जब इन पर फेंकेंगे तो हम पानी की बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से हम पानी मांगते हैं। तो उन्होंने, जीजी ने कहा, ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है, पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सच है। अब जीजी अपनी बात को तर्क देने के लिए कहते हैं कि ऐसा तो गांधी महाराज भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की सारी बातें करती रहती थी। अब लेखक का कहना है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज तक उसके मन में वैसी ही दर्ज है। कई संदर्भों पर यह बातें उनको कचोटती भी हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। हम कहीं भी जाते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए हम पैसा एक फाइल के अंदर एक नोट मात्र रख देते हैं ताकि हमारा काम हो जाए, और भ्रष्टाचार हमसे ही पैदा हो रहा है, हम ही बढ़ा रहे हैं और हम ही उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक ने ये बताया है कि काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब यह स्थिति बदलेगी? लेखक को यहाँ पर ऐसा इसलिए लगता है
कि हम जो हैं अंग्रेज हमें छोड़ गए हैं, अंधविश्वास हमारे पास रह गए हैं। हम उन्नति कर रहे हैं लेकिन हम पिछड़ गए हैं। भ्रष्टाचार की बात हम आज भी करते हैं, भ्रष्टाचार में हम आज भी इस दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। तो काले मेघा उमड़ते हैं, योजनाएं बनती हैं, पैसा आता है, ठीक वैसे ही कि काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पैसा भी आ रहा है, योजनाएं भी बन रही हैं, लेकिन पैसा या धनराशि आज तक जनता के पास नहीं पहुंच पाती। अर्थात राजनेता तथा सरकारी अधिकारी आपस में ही बांट लेते हैं। तो गगरी तो आज भी फूटी है, बैल आज भी प्यासा है। आज भी यही स्थिति है। गरीब तथा आम जनता सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। लेखक का मानना है हमारे देश में भ्रष्टाचार का आज भी बोलबाला है। योजनाएं वही लागू होती हैं, योजनाएं वहाँ लागू होती हैं जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, और सही मानने में जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ चाहिए, वह योजनाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। और लेखक कहता है इन सब के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, लेकिन यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई भी नहीं जानता, ना हम जानते हैं ना लेखक जानता है। बच्चों, इसके बाद मैं आपको पाठ से